नमस्कार बच्चों। आज की इस कक्षा में हम कक्षा 10 के एक विज्ञान विषय के चैप्टर नंबर 6 जैव प्रक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। इस प्रक्रम के अंदर, इस चैप्टर के अंदर हमें ये देखना है कि जैव और प्रोसेस, दो शब्द जो है दिए गए हैं किताब में कि जैव का मतलब क्या होता है और प्रोसेस यानी प्रक्रिया का मतलब क्या होता है। जो लाइफ है कैसे सर्वाइव कर रही है, जो ह्यूमन बीइंग है, जो जानवर, जो मनुष्य है कैसे जी रहा है, जो जानवर है उसके अंदर कौन कौन सी प्रक्रियाएं हो रही हैं, किन प्रक्रियाओं के बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले हम इस प्रकार से फोकस डालेंगे कि जैव प्रक्रम क्या है। ये दो वर्ड्स हैं, जैव और प्रक्रम, दोनों का मीनिंग्स पता होना चाहिए कि जैव क्या है, बायोस प्रक्रम क्या है। उसके बाद पोषण, हम क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, कहाँ जाता है, कैसे पचता है, सब कुछ इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या होती है, इसके द्वारा क्या मिलता है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। रंध्र क्या होते हैं, श्वसन, संवहन, उत्सर्जन, इन जो शब्द मैंने बोले हैं सात, इन चैप्टर के अंदर हम इन सातों शब्दों को अच्छे से जानेंगे और उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि ये कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं और क्यों हमारे शरीर के लिए ज़रूरी हैं। ये जो डायग्राम्स आपको इस स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये ह्यूमन हार्ट का डायग्राम है। ये इसलिए लगाया गया है क्योंकि इस पूरी बॉडी का जो सर्कुलेशन का सिस्टम, इसमें एक 6 नंबर पर पॉइंट लिखा हुआ है संवहन। इस संवहन पॉइंट को ये इसलिए दर्शाता है कि ब्लड को किस प्रकार से पंप करना है। इस चैप्टर की शुरुआत हम इस प्रकार से करेंगे कि जैव प्रक्रम को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हमारा एक प्रोग्राम ये होगा कि सजीव और निर्जीव। जनरली सब बच्चे जानते हैं कि जो गति कर सकता है सजीव होता है, गति नहीं कर सकता निर्जीव हो सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल सकता है सजीव होता है, नहीं हो सकता है। बड़ा सिंपल सा है, लेकिन आज मैं इस प्रकार से आपको सजीव और निर्जीव को समझाऊंगा। कुछ देखिए कि सजीवों के जीवन चक्र में 4 चरण होते हैं, जन्म, वयस्क में, वृद्धि और वृद्धि में मृत्यु। लेकिन निर्जीवों के जीवन में कोई चक्र नहीं होता है, यानी निर्जीव जैसे आते हैं वो वैसे ही रहते हैं, ना छोटे होते ना बड़े होते, ना आगे जाते ना पीछे जाते, कोई मृत्यु वृद्धि इसमें नहीं होता है। एक अलग प्रकार इस प्रकार से है कि आकार एवं वजन में वृद्धि होती है जो आंतरिक होती है। आकार यानी उनकी साइज बदल जाती है, उनकी वजन, उनका वेट बदल जाता है, ये सब सजीव में होता है। निर्जीवों में वृद्धि शरीर के बाहर होती है। शरीर के बाहर देखो देखो इस प्रकार का एक एग्जाम्पल मैं आपको दूँ। यदि कोई लोहे की टेबल या लोहे का बर्तन आपने बाहर रख दिया, उसके अंदर यदि जंग लग गई है तो उसके आकार में, वजन में 100% परिवर्तन होगा। सजीव स्वयं गति कर सकते हैं, निर्जीवों में गति बाहरी कारकों के माध्यम से होती है। यदि सजीव जैसे हम हैं, पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे भी गति कर रहे हैं। एक्चुअली वो जब छोटे होते हैं उसके बाद बड़े हो जाते हैं, तो बड़े होकर के जो बीज नीचे गिरता है वो दूसरी जगह उग जाता है। इस प्रकार से वो अलग अलग जो है तरीके हो सकते हैं, उससे वो गति और वृद्धि कर रहे हैं। लेकिन निर्जीवों में इस प्रकार का कोई नहीं होता। निर्जीव को यदि हम उठा करके दूसरी जगह रखेंगे तो ही वो वहाँ जा करके रुकेगा, वरना निर्जीव में ऐसी कोई प्रकार की जो है गतिविधि देखने को नहीं मिलती है। सजीव में प्रोसेस के नाम सुनो। पोषण, हम जो खाते हैं उसको पोषण। श्वसन, हम जो सांस लेते हैं। उत्सर्जन, शरीर के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ बना होता है उसको बाहर निकालते हैं। एवं प्रजनन, यानी कि हम अपनी अपनी संतति को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रक्रिया करते हैं, ये सब प्रक्रियाएं सजीवों के अंदर होती हैं। लेकिन निर्जीवों के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है, निर्जीवों में ये क्रियाएं नहीं होती हैं। नाउ फर्स्टली अपनी जो बात आती है वो आती है कि जैव प्रक्रम क्या है। इस चैप्टर का देखो, आज इस चैप्टर के हम सोल को जानेंगे, टच करेंगे कि हमें इस चैप्टर के अंदर जाना कहाँ तक है। तो एक्चुअली में जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जैव प्रक्रम क्या है। तो दो शब्द हैं, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। एक शब्द आया अनुरक्षण, एक आया जैव प्रक्रम। जैव का मतलब बेटा, जैव को इंग्लिश में बोलते हैं बायोस और प्रक्रम को बोलते हैं प्रोसेस, बायो प्रोसेस। यानी कि बायो यानी अपने का जो जीव है, जो जीव यानी लाइफ है, वो किस प्रकार से सर्वाइव कर रही है। एक ह्यूमन बीइंग, एक मनुष्य का जो शरीर है उसमें कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं, ये सारी क्रियाओं का एक सम्मिलित रूप से यानी कि इकट्ठा करके इनका यदि हम एक स्टडी करें तो उस चैप्टर को नाम देंगे क्या, जैव प्रोसेस। यही अपन के चैप्टर नंबर 6 का नाम है, जैव प्रक्रम। जैव यानी जीवों की, प्रक्रम यानी प्रक्रियाएं। तो इन प्रक्रियाओं में कौन कौन सी प्रक्रियाएं जीव करता है, तो श्वसन करता है, पोषण करता है, उत्सर्जन करता है, प्रजनन करता है, उपापचयी क्रियाएं भी होती हैं, इस प्रकार से इत्यादि। कोशिकाएं जीवन का आधार होती हैं, वे सभी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं और ऊतकों के समूह को अंग। देखो ये जो एक चीज़ है,
द ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी कि जो कोशिकाओं का समूह होता है उसको ऊतक कहते हैं, और ऊतकों का समूह होता है उससे अंग बनता है, और अंग से तंत्र बनता है, तंत्र के समूह से जब बहुत सारे तंत्र मिलते हैं तो शरीर बनता है। अब अपन के शरीर में भी बहुत सारे तंत्र हैं, जो इस चैप्टर का जब आगे आएगा तो उसमें हम अध्ययन करेंगे इस प्रकार से। पोषण जो है, पाचन तंत्र, जनन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, है ना, अलग अलग प्रकार के जो तंत्र हैं उनका अध्ययन हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे। ये जो डायग्राम्स आपको दिख रहा है, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। इस डायग्राम्स में कुछ स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, दो साइंटिस्ट जिसके अंदर हैं वो अपना जो है प्रैक्टिकल कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन इसमें आपको कुछ डीएनए के स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, और एक पढ़ा होगा राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए एंड आरएनए, ये कोशिका के अंदर न्यूक्लियस होता है, यानी कि नाभिक होता है, केंद्रक होता है, और केंद्रक के अंदर ये जो है प्रचलित होते हैं। ये मैंने इसलिए डायग्राम दिखाया है कि इस चैप्टर में इस डायग्राम का मतलब ये है कि ये दुनिया को जानने की कोशिश कर रहे हैं, एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चल रहा है उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। उसी प्रकार से हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर के अंदर में पढ़ना क्या है, आखिर में जीवन है क्या, हम ये जो है डिस्कस करेंगे लास्ट में कि आखिर जीवन है क्या, ये जो शरीर है अपन का, बॉडी है, ये किस प्रकार से जो है प्रोसेस कर रहा है। देखिए ये जो डायग्राम्स आपको दिख रहा है इसके अंदर आपको विभिन्न विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स नजर आ रहे होंगे। इनमें देखिए आप सबसे पहले गोभी है, टमाटर है ना, ये जो जनरल भाषा में ये जनरल आपको चीज़ें दिख रही हैं। इन्हीं जनरल चीज़ों से अपन क्या चेक करेंगे कि गोभी के अंदर क्या पाया जाता है, टमाटर के अंदर क्या है, दही के अंदर क्या है, सेब के अंदर क्या है, और इसी प्रकार से हम देखिए कहाँ पर पहुँचते हैं, पोषण के ऊपर। ये क्या है, पोषण। पोषण को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन। अब अपन को ये जानना है कि है क्या पोषण। देखिए भोजन ग्रहण करना, बड़े सिंपल और साफ शब्दों में लिखा है, कोई अड़चन ही नहीं है। भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण करना एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। देखिए क्या कर रहा है ये कहता है कि भोजन ग्रहण करना, हम जो खाते हैं उसको पोषण कहते हैं। जो खाने के बाद में पचा हुआ भोजन है उसको हमारे शरीर की कोशिकाएं अपने अंदर एब्जॉर्ब करती हैं, अवशोषण करती हैं, उसको हम पोषण कहते हैं। शरीर के द्वारा अनुरक्षण के लिए उपयोग करना, जब वो पोषण से हम जो चीज़ प्राप्त करते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, खनिज लवण है ना, जल है, खाद्य रेशे हैं, ये सब प्रकार की चीज़ें मैंने ऊपर आपको दिखाई। टमाटर वगैरह भाई इनमें क्या एसिड्स हैं, कुछ और भी हैं, जैसे अपन को कार्बोहाइड्रेट मिला, प्रोटीन मिला, वसा मिला, खनिज लवण मिला, खाद्य रेशे मिले, जल मिला। इन सारी चीज़ों से हमें क्या मिलेगा, कुछ ऐसी प्रकार की सेल्स, कुछ ऐसे प्रकार के चीज़ें अपन के शरीर के अंदर डेवलप होंगी जो अनुरक्षण यानी कि हमारी रक्षा करने के लिए जो है काम आएंगी। पोषण के आधार पर जीवों को दो समूह में बांटा जाता है, एक तो स्वपोषी पोषण, एक विषमपोषी। तो स्वपोषी कौन होते हैं और विषमपोषी कौन होते हैं? वे जीव जो अपना जो खाना है वो स्वयं बना लेते हैं, स्वयंपोषी होते हैं। जो अपना खाना स्वयं नहीं बना पाते हैं, विषमपोषी होते हैं। आखिरकार स्वयंपोषी और विषमपोषी में क्या अंतर है, ये देखिए। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है, वो क्या कहलाता है, स्वयंपोषी। यानी कि जो अपन का वातावरण प्रेजेंट है, इस वातावरण के अंदर यदि कोई पोषण का वह तरीका, एक ऐसा प्रकार का तरीका जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन खुद बना लेता है। अब इसका सबसे सिंपल उदाहरण है पेड़ पौधे। और पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपने ज़मीन से जल ले लेते हैं, खनिज लवण ले लेते हैं, सूर्य से सूर्य का प्रकाश ले लेते हैं, और हवा से ऑक्सीजन ले लेते हैं, और क्या बना लेते हैं, जो है ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। हरे पेड़ पौधे एवं कुछ जीवाणु। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करता है। यानी कि एक ऐसा पोषण का तरीका जिसमें खुद जीव अपना खाना नहीं बनाता लेकिन दूसरे जीवों पर निर्भर करता है। जैसे मानव, हम जो है विषमपोषी मानते हैं, हम अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं। विषमपोषी पोषण। अच्छा, कुछ लोग ये पूछेंगे बच्चे कि हम अन्य जीवों पर निर्भर कैसे करते हैं, हम तो अपना खाना खुद बनाते हैं। बेटा लेकिन बात ऐसी नहीं है। बात ऐसी है कि हम यदि पेड़ पौधे हमारे लिए सब्जियां पैदा नहीं करेंगे, गेहूं पैदा नहीं करेंगे, तो हम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। भाई भोजन बनाना कहते किसको है? आप सेब को सीधा तोड़ के खा रहे हो, वो भी तो अपना भोजन है। कौन पैदा कर रहा है? पेड़ पौधे पैदा कर रहे हैं, वो भी तो अन्य जीव हैं, क्योंकि सजीव के अंदर आते हैं पेड़ पौधे। विषमपोषी जो पोषण है वो 3 प्रकार के होते हैं विषमपोषी। तो 3 प्रकार के, प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण। तो देखो प्राणी संपोषण क्या होता है, इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं। अंतर्ग्रहण का मतलब होता है अपने अंदर ले जाना। तो जो टोटल अपन का जो खाने का पदार्थ है उसको अपन अंदर ले लेते हैं। उसका पाचन शरीर के अंदर होता है, उसका जो पाचन है वो शरीर के अंदर होता है। भाई अपन के ऐसे ही होता है, जो मानव भोजन करता है, मनुष्य भोजन करता है, वो पूरे भोजन को अपने अंदर ले लेता है जितना भी खाता है, और उसका पाचन अपन के शरीर के अंदर आमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में होता है।
इसी प्रकार से इसके उदाहरण है अमीबा और मानव। अमीबा भी ऐसे ही करता है। अगली स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा कि अमीबा किस प्रकार से पाचन करता है। मृतजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण के बारे में यदि हम आपसे कहें तो मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर, मतलब जो मरे हुए जो जीव हैं और सड़े गले जीव हैं उनके शरीर से अपन का भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे फफूंद, कवक, एक फंजाई होती है जो अपन के जो मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करती है, उसको मृतजीवी कहते हैं। परजीवी, देखो पर यानी दूसरा, जीवी यानी जीव। परजीवी अन्य जीवों के शरीर से अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनके अपना पोषण प्राप्त करते हैं। देखो परजीवी क्या करते हैं कि दूसरे जीव के ऊपर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं लेकिन दूसरे जीव को मारते नहीं हैं। जैसे अमरवेल, जू और फीताकृमि। फीताकृमि क्या होता है इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। अब बात आती है प्रकाश संश्लेषण। क्या होता है प्रकाश संश्लेषण? देखिए प्रकाश संश्लेषण, पहले इसको मत पढ़िए, पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि प्रकाश संश्लेषण में एक पेड़ पौधा होता है और वो पौधा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, हरे पेड़ पौधों के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। वो क्लोरोफिल क्या करता है कि अपना भोजन खुद बनाता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा करता है। जड़ों के द्वारा तो ले लेता है जल और खनिज लवण, सूर्य के प्रकाश से लेता है सूर्य का प्रकाश, पेड़ पौधों के हरी पत्ती में होता है क्लोरोफिल, और वातावरण से ले लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बना लेता है C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज बना लेता है, और जल बना लेता है और ऑक्सीजन निकाल देता है। ठीक है, यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है, ये बायोकेमिकल प्रोसेस है। इसमें ऊर्जा का संग्रहण होता है। हरे पादप प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है। अब यदि आपने चैप्टर नंबर 1 को ढंग से पढ़ा है तो उस चैप्टर नंबर 1 में रासायनिक अभिक्रिया वाला जिक्र किया होगा और उसमें अपन को ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया पढ़ाई होंगी, जिनको अपन रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है। हाइड्रोजन की वृद्धि भी होती है, ऑक्सीजन का ह्रास भी होता है, और ऑक्सीजन का ह्रास भी होता है, हाइड्रोजन की वृद्धि भी होती है। ये प्रकाश संश्लेषण है, इसको ध्यान से देखिए। प्रकाश संश्लेषण में एक पौधा है हरा, और ये पौधा क्या कर रहा है कि सूर्य का प्रकाश ले रहा है और ज़मीन से मिनरल्स यानी खनिज लवण और वाटर यानी जल ले रहा है। H2O जल का रासायनिक फॉर्मूला है। कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण से ले रहा है और क्या बना रहा है, ये अपना भोजन खुद बना रहा है। प्रकाश संश्लेषण के लिए बड़ी आवश्यक कच्ची सामग्री, तो मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, और वो कहाँ से लेता है, पेड़ पौधों के वायुमंडल से प्राप्त करता है। जल चाहिए होता है, वो कहाँ से लेता है, जड़ों के द्वारा अवशोषित कर लेता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं घटती हैं। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, तो क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, जो जल अणु होते हैं उनका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन होता है। इसीलिए तो वो मैंने आपको बताया कि रेडॉक्स अभिक्रिया है, यानी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है। इसमें ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोहाइड्रेट में बदल जाती है। प्रकाश संश्लेषण का महत्व, प्रकाश संश्लेषण कहाँ काम में आता है, तो देखिए अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक भोजन यानी अपना भोज्य पदार्थ बनाने के लिए, इनऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उनसे अपन ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस तथा कोयला प्रकाश संश्लेषण का ही उत्पाद है। आज के जीवन में हम जो डीजल है, पेट्रोल है, रसोई की गैस है, कोयला है, बोले सर कैसे करो, ये तो ज़मीन से निकलता है, ये प्रकाश संश्लेषण कैसे बना? बेटा ये पहले की बात है। जो पादप के अवशेषों के रूप में तेल कुओं व खानों से प्राप्त हुए हैं, यानी ये पादप के अवशेष थे और वो नीचे दब गए थे, तो ज़्यादा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर यानी उच्च ताप और उच्च दाब में लगने के कारण इनका जो इस प्रकार से परिवर्तन हो गया। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण उत्पाद जैसे रेजिन, वैक्स, रेसे आदि प्रकाश संश्लेषण का ही परिणाम है, और कुछ ऐसी चीज़ें भी हमें जो है प्रकाश संश्लेषण से मिलती हैं जिससे हम आर्थिक रूप से क्या है महत्वपूर्ण हो सकती हैं, वो महंगी बिकती हैं जिससे हम अपना काम चला लेते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स, ये संरचना आपको दिख रही है, ये संरचना है बेटा रंध्र की। रंध्र क्या है, पत्तियों के अंदर होते हैं, कुछ खुले हुए द्वार होते हैं। रंध्र से क्या है, वाष्पोत्सर्जन हो सकता है, प्रकाश संश्लेषण में भी हेल्प करते हैं। ये एक रंध्र है जिसके अंदर द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये देखिए इसमें छिद्र है, इसको रंध्र छिद्र बोलते हैं, और इसकी पत्तियों में हरित लवक है, इसकी जो लेयर है उसमें हरित लवक है। इधर देखिए ये जो ओपन स्टोमेटा यानी कि खुला हुआ रंध्र है, और क्लोज स्टोमेटा ये बंद रंध्र है। ये दिन और रात की प्रोसेस है, जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो अच्छे से जानेंगे। रंध्र क्या होता है, तो देखिए पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं। जो पत्ती की सतह होती है उसके ऊपर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। रंध्र के क्या कार्य हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं रंध्रों के द्वारा होता है। जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही होती है तो उसके लिए गैसों का आना जाना इसी रंध्रों के द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में जल जब वाष्प के रूप में बाहर निकलता है तो रंध्र द्वारा ही निकलता है। ये जो प्रक्रिया है आपको दिख रही है, ये है बेटा अमीबा, और अमीबा के अंदर हम भोजन को पढ़ रहे हैं। तो अमीबा क्या करता है, अमीबा में देखिए केंद्रक होता है। अमीबा की पहले तो बता दूं एक कोशिकीय जीव है।
इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी जो है अंग नहीं पाया जाता है, इसकी कोई भी शेप नहीं होती है। अंग तो पाए जाते हैं, इसकी कोई शेप नहीं होती है। जैसी परिस्थिति होती है ये अपनी शेप चेंज कर लेता है बेटा। और कोई भी खाने का कण, देखो अब मैं इस प्रक्रिया में बताऊंगा। पहला जो चित्र नंबर 1 है उसको देखिए, जो केंद्रक है उसके अंदर एक कोशिका है, केंद्रक है और कुछ कोशिका द्रव्य प्रेजेंट है। खाद्य कण इसके पास में आ गया तो अपनी संरचना को इस प्रकार से चेंज करेगा कि पादाव और कूटपादों का निर्माण कर लेगा। इनको एक ही चीज़ बोलते, पादाव बोल दो, कूटपादव बोल दो, इसका निर्माण कर लेगा खाने को देख करके। और उसका निर्माण इस प्रकार से करेगा कि उस खाने को अपने अंदर ले लेगा, खाद्य कण को, और एक रिक्तिका बना लेगा, एक खाली जगह बना लेगा शरीर के अंदर, और रिक्तिका के अंदर जाकर के खाना पच जाएगा। देखिए इसमें क्या लिखा है, भोजन को अपने पादाव की सहायता से घेर लेता है और खाद्य रिक्तिका के अंदर ले लेता है। और खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। और खाद्य रिक्तिका क्या होती है, जो बड़े और जटिल अणु हैं उनको तोड़ करके छोटे और सरल अणुओं में बदल देती है। और एक्चुअली मैं बता दूं, पाचन की परिभाषा क्या कहती है। पाचन यही कहता है कि बड़े और जटिल अणुओं का छोटे और सरल अणुओं में बदलना ही पाचन कहलाता है। बचा हुआ अपच भोजन कोशिका की सतह की ओर गति करता है, और जो बचा हुआ भोजन है उसको कोशिका की सतह की ओर गति करता है। ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। इसमें 2 प्रक्रियाओं का नाम आया, दोनों प्रक्रियाओं का नाम इंग्लिश में ही याद रखना पड़ेगा। जब अमीबा ने खाने को यानी खाद्य कण को अंदर लिया, उस प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं, अंदर लेना। और उसको बाहर निकाला, जो अपच भोजन था, जो पचा हुआ नहीं था, कोशिका की सतह की तरफ निकाला, उसको बाहर निकाला, उसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं उसको? एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, यह है अमीबा में पोषण। अमीबा भोजन को अपने पादाव की सहायता से घेर लेता है और खाद्य रिक्तिका में ले जाता है। खाने की जो, देखो अमीबा क्या करता है, अपनी साइज में परिवर्तन करता है। जैसे ही खाने को देखता है, परिवर्तन करके 2 उंगली के समान संरचना बनाता है, प्रवर्ध जिनको बोलते हैं, और उंगली से अपन उसको पकड़ लेते हैं, पकड़ के वापस उसको बाहर अंदर ले लेता है। अंदर जाकर के एक खाली रिक्तिका बना लेता है जिसको अपन वैक्यूल बोलते हैं, और खाद्य धानी बना करके उसके अंदर उसको पचाता है। और जब पचाता है तो जो खाना पच जाता है उसको अंदर ले लेता है, उसको एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। लेकिन जो खाना नहीं पचता है उसको वो बाहर निकाल देता है, जिसको एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। और फिर ये शरीर के बाहर की ओर निष्कासित कर दिया जाता है। इस प्रकार पैरामीशियम में पक्षमाप पाए जाते हैं, उनकी सहायता से भोजन एक विशिष्ट स्थान से ग्रहण किया जाता है। और अगली क्लास में पढ़ेंगे हम कि मानव में पाचन क्या होता है। ये एक ब्रीफ था इस चैप्टर का।